सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक बुनियादी हैसियत रखती है। इसके बारे में अहम बातें ये हैं। डेनिस रिची एट बेल लैब्स। डेनिस रिची वो कंप्यूटर के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया था। पॉइंट नंबर 2, अ फाउंडेशनल मिडिल लेवल लैंग्वेज। ये एक बुनियादी फाउंडेशन लैंग्वेज कहा जाता है जिसे मिडिल लैंग्वेज भी कहा जाता है। मिडिल लैंग्वेज का ये मतलब है कि जैसे हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस का नेचर होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, दूसरा लो लेवल लैंग्वेज होता है। तो मतलब जो हमारी सी लैंग्वेज है ये इन दोनों के दरमियान की लैंग्वेज है, न ये ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज से करीब है और ना ही ये लो लेवल लैंग्वेज से करीब है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 हमारे पास प्रोसीजरल इम्पेरेटिव। प्रोसीजरल इम्पेरेटिव का क्या मतलब है? ये एक प्रोसीजरल और इम्पेरेटिव लैंग्वेज है जिसमें कोड को स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस और प्रोसीजर्स की शक्ल में लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लुएंस्ड मैनी अदर्स। इस लैंग्वेज का असर बाद में आने वाले तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा और C# वगैरह में होता हुआ नज़र आता है। अगर आप सी सीख लेते हैं, तकरीबन ये एक कॉमन सी चीज़ है जो आपको तकरीबन हर कोई बताएगा कि अगर आप सी लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपकी बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद की फीचर्स की बात करें, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत फास्ट है, एफिशिएंट है, इसके पास डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस होता है और ये पोर्टेबल है, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे बहुत आसानी से चल सकती है। इसके बाद हमारे पास सी लैंग्वेज, सी प्रोग्राम का बेसिक सिंटैक्स है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास #include stdio.h, ये हमारे पास हेडर फाइल होती है। ये लाइन कंपाइलर को बताती है कि प्रोग्राम में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी शामिल करनी है, इसके बगैर हम स्क्रीन पर कुछ प्रिंट नहीं कर सकते। नंबर 2, इंट मैन हमारा मेन फंक्शन होता है, इसको हम एंट्री पॉइंट भी कहते हैं। ये हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। कंपाइलर जब भी कोड चलाना शुरू करता है वो सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है। नंबर 3, कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स सिंगल लाइन कमेंट होता है और हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट होता है। कमेंट का मतलब ये है कि सिर्फ एक लाइन का कमेंट है जिसे हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट की बात करें कि जिसमें हम मल्टीपल लाइंस लिखना चाह रहे हैं। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कमेंट का मतलब समझाऊं, कमेंट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो आप अपने कंपाइलर में लिखते हो, लेकिन इसके बावजूद कंपाइलर उसको डिटेक्ट नहीं करता, कंपाइलर उसको इग्नोर करता है, जिसकी वजह से आप अपने नोट्स के तौर पे यानी कोडिंग के दरमियान अगर आप कुछ अपने वर्ड्स जो कि प्रोग्रामिंग का हिस्सा ना हो, अगर उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है और इसको बनाने का मकसद भी यही है। इसके बाद हमारे पास प्रिंट एफ आता है। प्रिंट एफ यानी हम अपने स्क्रीन में कोई भी चीज़ डिस्प्ले करना चाहें तो प्रिंट एफ की मदद से डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यह फंक्शन स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। याद रखें, सी लैंग्वेज में हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन, यह आपको नज़र आ रहा होगा, सेमीकोलन लगाना बिल्कुल लाजमी है क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर यहाँ पर आप कोई कॉमा, कोई भी चीज़ जो रूल्स के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है, अगर आप उसको मिस करेंगे तो आपको सिंटैक्स एरर फेस करना पड़ेगा। इसके बाद रिटर्न ज़ीरो क्या होता है? रिटर्न वैल्यू ये लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल देती है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है और बिना किसी एरर के ख़त्म हो गया है। इसके बाद हमारे पास लास्ट में है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। प्रोग्राम में डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स और उनकी टाइप्स का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ डिक्लेरेशन की बात करते हैं, वेरिएबल को बनाना। सबसे पहले अगर हमारे पास इंट एज, अगर मैं लिखता हूँ इंट एज, इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखाया है, इसका मतलब है कि हमने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो इंटीजर है। पूरा नंबर हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं? स्टोर करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे नंबर मेंशन नहीं किया, बस हमने डिक्लेयर किया कि हम एक एज नाम का वेरिएबल बना रहे हैं। लेटर ऑन हम उसके अंदर कोई भी वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला डेटा टाइप है फ्लोट सैलरी, यानी ये मैंने डिक्लेयर किया है दूसरा डेटा टाइप। यानी फ्लोट अक्सर हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जब हमें पॉइंट वाले नंबर्स को स्टोर करना होता है। इसका मतलब है कि सैलरी नाम का वेरिएबल डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स स्टोर करेगा, ये कॉमन सेंस की बात है। इसके बाद हमारे पास आती हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को आप वैल्यू देना। अभी इससे ऊपर मैं बात कर रहा था डिक्लेयर करना, डिक्लेयर में हम कभी भी वैल्यू नहीं देते। जब हम असाइनमेंट की बात करते हैं तो असाइनमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल हमने बनाया उसको डायरेक्ट हम वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने इंट एज करके कोई वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन असाइनमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो एज इक्वल्स टू 25 मैंने वैल्यू दी है, तो इसका मतलब है कि एज एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है 25, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। इसके बाद चार, यानी जिसको हम कैरेक्टर भी कहते हैं, चार ग्रेड, यानी कैरेक्टर का अगर आप आसान लफ्ज़ों में मतलब समझना चाहते हैं तो कैरेक्टर का ये मतलब होता है कि कोई भी सिंगल चीज़, चाहे वो किसी भी चीज़ में, चाहे वो नंबर्स ही क्यों ना हो, जैसे आपके लेटर्स हो गए या आपके स्ट्रिंग हो गए। स्ट्रिंग में आप स्ट्रिंग को देखें तो स्ट्रिंग कंप्लीटली कैरेक्टर नहीं होता, स्ट्रिंग का एक सिंगल जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर होता है। तो कैरेक्टर को आप अगर देखेंगे तो क्वांटिटी से देखेंगे, कोई भी सिंगल चीज़ आपकी कैरेक्टर होती है अगर वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आए।